नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडेंट डीके में। आज हम देखने वाले हैं सीटेट ऑनलाइन एग्जाम जो कि 28 और 29 दिसंबर को हुई थी और उसी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न संस्कृत पेडागोजी के अंतर्गत पूछे गए थे, उन पर उसके विश्लेषण पर आधारित आपको आज मिलने वाले हैं टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि जिस प्रकार के टॉपिक से क्वेश्चन वहां पर संस्कृत पेडागोजी में पूछे गए थे उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारे प्रश्न आज मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उपलब्ध करवाने का हमारा उद्देश्य है कि यदि आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं तो आप अपना स्कोर जो है बेहतर कर पाएंगे, अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम तो अभी शेष है जो कि 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी और फिर कंटिन्यू चलती रहेगी। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे एक बात क्लियर बोलना चाहता हूँ, कोई भी यदि ये दावा करता है कि यही क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो सरासर गलत दावा है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट पूरा प्रश्न विकल्प के साथ में बता ही नहीं सकता है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद कैंडिडेट जो होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस वजह से उसको क्वेश्चन तुरंत याद नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे वो टॉपिक, जिस प्रकार से उन्होंने टॉपिक बताए हैं, जिन कैंडिडेट ने टॉपिक बताए हैं उनके आधार पर हमने प्रश्नों का सिलेक्शन किया है ना, और वो सिलेक्शन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बेहतरीन प्रश्न रहेंगे और आपको आने वाली एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कुछ कैंडिडेट तो ऐसा भी दावा कर रहे थे कि जिस प्रकार से हिंदी पेडागोजी जो थी, बाल विकास जो था, उसमें जिस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल रहे थे, हिंदी पेडागोजी में जिस प्रकार के प्रश्न देखने मिल रहे थे, वही के वही प्रश्न संस्कृत पेडागोजी में भी देखने को मिले थे। तो ये अब हो सकता है कहीं पर ऐसा हुआ हो किसी पेपर के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये आप इस बात से निश्चिंत रहिएगा, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के अनुसार, दोनों के टॉपिक के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड की कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका यदि सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, अपना समय यहाँ पर दे सकते हैं और इसका फायदा यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के हमारे संस्कृत पेडागोजी से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों क्वेश्चन के पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, कुछ जो टॉपिक उन्होंने बताए थे। तो यहाँ पर टॉपिक के अंतर्गत हम देखें तो इसमें कुछ प्रश्न जो है मूल्यांकन से देखने को मिले हैं, और यदि हमने देखे तो सीडीपी के अंदर भी मूल्यांकन से प्रश्न जो थे देखने को मिले थे। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से भी कुछ एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, और व्याकरण के प्रभावी अध्यापन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। भाषा शिक्षण से प्याजे से संबंधित एक आधा क्वेश्चन जो है वो देखने को जरूर उसमें मिला था। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपम 2005 जो हमारा एनसीएफ 2005 है, उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है। भाषा अधिग्रहण से संबंधित और संप्रेषणात्मक कौशल से संबंधित, इसी के साथ में चौमस्की से और बहुभाषिक शिक्षा से। तो ऐसे कुछ ये टॉपिक हैं जो उन कैंडिडेट के द्वारा बताए गए थे जिन्होंने एग्जाम उस दिन हुई थी। तो जैसे जैसे यहाँ पर आपके लिए वो टॉपिक और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप बढ़ते हैं इनसे संबंधित। तो आज के जो हमारे 60 प्रश्न रहेंगे वो आपकी संस्कृत पेडागोजी में इन्हीं सभी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारतीय संविधाने हिंदी भाषाया किम स्थानम विद्यते। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न का निकाल लेते हैं, तो उत्तर निकालना आपके लिए काफी सरल होता है, ऐसा कोई कठिन यहाँ पर प्रश्न जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है हिंदी भाषा का क्या स्थान है, सह राजभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, भारतीय भाषा। आप भी अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि होगा यहाँ पर राजभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर, कविताम पाठयन अध्यापका निम्नलिखित ध्यानम प्रयच्छेद। तो यहाँ पर 4 विकल्प जो हैं हमारे इस प्रकार से हैं। अब मैं यहाँ पर सीधे सीधे 4 विकल्पों को नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे प्रश्न को थोड़ा सा समझने की भी हमें ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है वो हमसे क्या कह रहा है कि जब हम कविता पढ़ाते हैं तो कविता पढ़ाते समय यहाँ पर अध्यापक को क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो सीधा सीधा मतलब है कि जब अध्यापक कविता को पढ़ा रहे हैं तो उस समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर कविताया रसास्वादने मूल्यांकने चा, और दूसरा देखिए यहाँ पर शब्दावल्यम शब्दकोशम परामर्शचा और व्याकरणे नियमानाम प्रयोगचा या लेखन विकासे। तो यहाँ पर क्या शब्दावली, शब्दकोश, परामर्श, व्याकरण, नियम
और लेखन विकास। तो यहाँ पर सीधा जो इसका उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि होगा कविताया रसास्वादने मूल्यांकने चा, कविता का रसास्वादन और उसका मूल्यांकन करने में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, केशाचिदम भाषा शास्त्रेण मतानुसारम कथम कथनम सत्यमास्ति। तो यहाँ पर सीधा सीधा इस प्रश्न का जो मतलब है वो यहाँ पर हमारा है कि भाषाविदों के अनुसार जो सत्य कथन है वो यहाँ पर कौन सा रहेगा। भाषा अधिग्रहण ग्रहणम स्वाभाविकी अविचारिता च प्रक्रिया च भवति। देखिए भाषा अधिग्रहण जो होता है वो कब होता है, तो भाषा अधिगम जिसे हम भाषा अर्जन भी कहते हैं, और ये एक स्वाभाविक और बिना सोचे समझे होने वाली, की जा सकने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसे हम भाषा अधिग्रहण कहते हैं, है ना। क्योंकि ये हमारे माहौल पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ही विकल्प जो बोल रहा है कि भाषा अधिग्रहण स्वाभाविकी अविचारिता चा प्रक्रिया चा भवति, और पहला विकल्प बन जाता है यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर, है ना। तो यही यहाँ पर भाषा शास्त्रियों के अनुसार, भाषाविदों के अनुसार यहाँ पर सत्य कथन रहेगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, अगले प्रश्न की बात करें तो देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है, कचिद अध्यापिका मासांतरे लेखन कार्ये छात्रे कृता त्रुटि अशुद्धि चा एकत्रीकरोति तदा सा छात्राणां नाम ग्रहणं विना त्रुटिना प्रकारेण विवरणं करोति अयं प्रयोगा किम कथ्येत। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का जो मतलब है यदि हम उसको समझते हैं तो एक शिक्षक जो है महीने के दौरान छात्रों के द्वारा लिखित में, है ना, लेखन कार्य के द्वारा यानी कि लिखित में की गई गलतियों और अशुद्धियों को एकत्रित करता है। त्रुटि चा शुद्धि एकत्री करोति। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और तदा सा छात्राणां नाम ग्रहण विना त्रुटिना प्रकारणा। तो उसके बाद शिक्षक क्या करता है, वह उन गलतियों के बारे में विस्तार से बताता है या बताती है, जो भी शिक्षिका है, अध्यापिका है यहाँ पर, सॉरी मैंने बताता है बोल दिया, तो अध्यापिका है तो वो बताती है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो छात्र का नाम लिए बिना करते हैं तो इस प्रकार का जो प्रयोग है शिक्षिका का, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो प्रयोग है इसे हम त्रुटि विश्लेषणम, पुनर्निर्वेश प्रदानम या लेखन मूल्यांकनम या संपूर्ण कक्षा विवेचनम। तो यहाँ पर यह हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पुनर्निर्वेश प्रदानम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भाषा प्रयोग अध्ययनम किम कथ्येत। तो यहाँ पर सीधा मतलब है भाषा प्रयोगात्मक भाषा सीखने को हम क्या कहते हैं। समाज भाषा विज्ञानम, मनोवैज्ञानिक भाषा विज्ञानम या लिप्यंतरणम या फिर है भाषा अध्ययनम। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है प्रयोग भाषा अध्ययनम किम कथ्येत, तो इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट समाज भाषा विज्ञानम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारा आता है, व्याकरण से प्रभावी अध्यापना अधिगम विषय किम कथनम सत्यम। तो यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा वो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि व्याकरण के प्रभावी शिक्षण और सीखने के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर हमें देखना है व्याकरण के प्रभावी अध्यापन और शिक्षण से संबंधित या उसके सीखने से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा सत्य कथन जो हो जाता है वो इसके अंदर हम देखें तो जो चार विकल्प हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट वाला जो बता रहा है वो बोल रहा है, प्रथम छात्रान व्याकरणस्य नियमा सोदाहरण वर्णित्वा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पहले छात्रों को व्याकरण संबंधी जो नियम है, उदाहरण है, नियमों को उदाहरण सहित बताया जाए, उनका वर्णन किया जाए, उनको बताया जाए। और यही यहाँ पर व्याकरण के प्रभावी अध्यापन के लिए सत्य कथन भी इसमें रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, कच्चित अध्यापिका छात्राणां युग्मेषु परिच्छेदात् व्याकरणत्राणि वाक्यक्रमत् पठितुं कथयेत्। एक छात्रा वाक्यानि लिखति तस्य सहभाग च पठति तदा सा लिखितानि वाक्यानि मुदिते वाक्ये स मेलयितुं कथयति, ऐसा क्रिया का कथयेत्। अब देखिए जो प्रश्न है वो हमें यहाँ पर बता रहा है कि एक जो शिक्षक है या शिक्षिका है छात्रों से अनुच्छेद के वाक्यों को यहाँ पर वाक्यों को जोड़े में बारी बारी से यहाँ पर पढ़ने के लिए कहते हैं, है ना, पठितुम कथयति तो कहते हैं। और ऐसा एक छात्रा वाक्य ने लिख दी और एक छात्र वाक्य को लिखता है और उसका साथी उन्हें पढ़ता है और वह फिर उसे लिखित वाक्यों को छुपे हुए वाक्यों से मिलाने के लिए यहाँ पर कहती है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गतिविधि शिक्षिका करवा रही है, तो यहाँ पर शिक्षिका जो है ये जो क्रिया कर रही है, ये क्रिया यहाँ पर क्या कहलाएगी? तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि एक छात्र वाक्यानि लिखति तस्य सहभाग च पठति, एक छात्र लिख रहा है और दूसरा जो छात्र है वो उसको पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है ये अन्योन्य श्रुत लेखनम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वही इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पर पठनम अस्ति। पठनम अस्ति मतलब पढ़ना क्या है? तो यहाँ पर वर्णानाम शब्दानां च उदाचनम या फिर दत्त पाठस्य अर्थग्रहणम कठिन शब्दाना अर्थग्रहणम ध्वनिनाम शब्दाना च व्यवहारम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा पढ़ना क्या है? तो पढ़ना जो है वो होता है हमारा दिए गए पाठ के अर्थ को समझना, मतलब दत्त पाठस्य अर्थग्रहणम, और दूसरा विकल्प बन जाएगा इसमें यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न आता है आदर्श आदर्श भाषा पाठ्यक्रमे निम्नलिखिता भवन्ति। तो यहाँ पर एक आदर्श भाषा जो होती है उसका पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है ना? तो आदर्श भाषा जो होती है उसके पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें शामिल होती है? तो देखिए उसमें शामिल होता है उद्देश्यानि, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया, भाषा अध्यापन, अधिगम मूल्यांकनम आदि जो होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं एक आदर्श भाषा के पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा जिसमें उद्देश्य, सामग्री, प्रक्रिया, भाषा शिक्षण और सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन आदि जो होगा वो इसमें शामिल होता है। तो फर्स्ट विकल्प ही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न आता है इसमें भाषा शिक्षण विषय किम सत्यम नास्ति। बालका विभिन्न अवस्थाभ्या गच्छन्ति या विशेष भाषा संदर्भे अवस्था प्रायः सामना भवन्ति यद्यपि प्रगति स्तरा भिन्ना भवन्ति। सर्वासां भाषणां संदर्भे अवस्था समाना सन्ति या छात्राणां त्रुटि शोधनम तत्कालम तृतीय कर्तव्यम। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न जो है वो है भाषा शिक्षण के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं है वो देखना है, सत्यम नास्ति पूछा है। तो यहाँ पर छात्राणां त्रुटि शोधनम तत्कालम तृतीय कर्तव्यम, तो मतलब छात्रों का त्रुटि शोधन जो है तत्काल तुरंत करना चाहिए, ये यहाँ पर इसमें सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। देखिए प्रश्न को थोड़ा समझें और उसके बाद में आप उत्तर निकालते हैं। तो थोड़ा सा अभी अब संस्कृत आपकी भाषा है तो निश्चित रूप से आपको समझने में यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए और आप अर्थ को आसानी से इसमें निकाल लेते हैं। तो उत्तर तो बहुत सरल है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर सप्तमी कक्षाया भाषा शिक्षिका कीर्ति स्वछात्रान् तेषां पाठ्यपुस्तकस्य कवितानां गीतानां च समाना कविता गीतानि च तेषां भाषाया प्राप्तुम् अकथयत् तदा सा कवितानाम् अर्थान् विचारान् च विवेचयितुं तान् अकथयत्। सामान्य भाषाया च तुलनां कर्तुमपि स कथयत् तदा छात्रा ता कविता लेखनपत्रे स्वभाषासु अलिखन् तदा ते सर्वां कक्षां प्रदर्शयन्। अत्र भाषाया महत्वं ज्ञातुम् अध्यापिकाया का रीति प्रयुक्तता। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है इस प्रश्न का थोड़ा सा यदि हम मतलब समझते हैं तो यहाँ पर जो अध्यापिका है वो कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है, कौन सी रीति का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर 7वीं कक्षा की भाषा शिक्षिका जो कीर्ति है उन्होंने अपने छात्रों से अपनी पाठ्य पुस्तक में कविताएं और गीतों के समान अपनी भाषा में कविताएं और गीत को खोजने के लिए कहा। फिर उसके साथ में उन्होंने कविताओं के अर्थ और विचारों का विश्लेषण करने को कहा और उन्होंने आम भाषा में उसकी तुलना करने के लिए भी कहा। अब इसके बाद विद्यार्थियों ने अपनी भाषा में कागज पर कविताएं लिखी है और कविताएं लिखने के साथ साथ उन्हें पूरी कक्षा में के सामने प्रदर्शित भी किया है। अब यहाँ पर भाषा के महत्व को समझने के लिए शिक्षक ने कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो देखिए जब अलग अलग विद्यार्थी अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे और वो कक्षा के सामने उसका प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो कविताएं रहेंगी, कहानी रहेंगी, जो भी उनको लिखने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये अध्यापक की जो रीति या उसकी जो प्रक्रिया रहेगी, उसकी जो यहाँ पर गतिविधि रहेगी, ये निश्चित रूप से यहाँ पर बहुभाषा के रूप में रहेगी क्योंकि हर विद्यार्थी अपनी भाषा में लिखेगा। तो ये यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बहुभाषितत्व। ऑप्शन नंबर सेकेंड, सॉरी ये नहीं, हमारा थर्ड वाला होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुभाषात्वम।
ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, दोनों थोड़े से एक जैसे थे इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती से लग गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न फिर इसके बाद थोड़ा सा एक और प्रश्न हमारा इसी प्रकार का है जो कि थोड़ा सा जटिल है और पढ़ना आपको समझना है। तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके अर्थ की बात कर लेंगे। कच्चित अध्यापिका भाषण क्रियात भोजनालय व्यंजन सूची पुस्तकाय प्रगम करती। मतलब जो एक अध्यापक हैं वो भाषण क्रिया के लिए यहाँ पर भोजनालय के अंदर जो व्यंजन सूची होती है यानी कि मेन्यू कार्ड होता है उसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। और सा चतुर्ण विद्यार्थी समूह निर्माण प्रत्येक समूह पंचदश मूल्यम मितम भोजनम प्रेषित्वम आदेश दातुम कथित। मतलब फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जो शिक्षक ने 4-4 विद्यार्थियों के समूह बनाए और प्रत्येक समूह को यहाँ पर जो मूल्य है 1500 रुपये के भोजन के प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आदेश दिया। तस्य प्रयोजनम छात्रन भाषणम योग्यता संवाद योग्यता च शिक्षणम अस्ति। अब यहाँ पर इसका जो प्रयोजन है वो क्या है? तो शिक्षक इसका प्रयोजन जो है मतलब छात्रों के अंदर बोलना योग्यता संवाद जो है उसका संचार कौशल सिखाना इसका उद्देश्य यहाँ पर शिक्षक का है। अब यहाँ पर अत्र भोजनालय से व्यंजन सूची पुस्तिका किम कथ्य। तो यहाँ पर हम जो भोजनालय का जो मेन्यू कार्ड है उसको हम क्या कहेंगे? मतलब वो यहाँ पर किस की भूमिका में है? भाषा शिक्षण सामग्री और मुद्रित पत्रम या फिर कार्य निर्वाह साधनम या फिर शिक्षणाएं अनाधिकृत सामग्री। तो देखिए बच्चे यहाँ से भोजन को लेंगे खरीदेंगे तो उसमें तरह तरह के यहाँ पर भोजन के व्यंजन रहेंगे। तो यहाँ पर वो बच्चों के लिए एक भाषा शिक्षण सामग्री के रूप में यहाँ पर मेन्यू कार्ड काम करेगा और इसके लिए हमारा जो पहला विकल्प होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा फिर एक मजेदार प्रश्न आ रहा है। परिच्छेद लेखने निबंध लेखने व छात्रा विभिन्नासु अवस्थासु गच्छन्ति। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ या निबंध लिखने में छात्र जो है विभिन्न चरण से गुजरते हैं। आगे यदि हम देखें, यासुते विचारण संकलति रूपरेखाम निर्मिताम प्रथम प्रारूपम और लिखन्ति एतद विवर्धन दन्ते अंतिम प्रारूपम लेखितु च संशोधन कुर्वन्ति लेखनस्य इयं प्रक्रिया का कथयेत्। अब यदि यहाँ पर देखें तो उनको एक पैराग्राफ या निबंध लिखने के लिए चरण से गुजरना पड़ता है और वहाँ पर वे विचार एकत्र करते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं और अपना मसौदा यहाँ पर लिखते हैं। तो इसे विकसित करते हैं और अंतिम मसौदा लिखने के लिए उसको फिर वो संशोधित करते हैं। तो लिखने की ये जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाएगा? तो इस प्रकार से मतलब रूपरेखा बनाएंगे, फिर उसका प्रथम प्रारूप लिखेंगे, फिर उसमें कुछ संशोधन करेंगे और इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी लिखने की इसको क्या यहाँ पर कहा जाएगा? तो देखिए ऐसी क्रिया हम भी करते हैं। जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना होता है, कोई निबंध लिखना होता है या कुछ भी चीज़ें लिखनी होती तो हम पहले एक थोड़ा सा उसका रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर एक रफ कार्य के अंतर्गत लिख देते हैं, फिर उसका एक फेर का बना देते हैं। तो ये हमारी लिखने की क्रिया की प्रोसेस ही होती है। मतलब डायरेक्टली हम यदि फेर लिखेंगे तो हो सकता है कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में बाद में उत्पन्न हो और हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा लिख देना चाहिए था। तो ये हमारी लेखन क्रिया प्रक्रिया ही का एक हिस्सा होती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाएगा, है ना, लेखनस्य क्रियान्वयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है शिक्षण भाषाया केंद्रितया अभिप्रायम अस्ति। तो यहाँ पर है शिक्षण भाषा जो हमारी होती है, तो शिक्षण भाषा या सीखने की जो भाषा होती है उसकी केंद्रितता का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर बन जाता है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्येषां विषयाणां शिक्षणे भाषा महत्वपूर्ण योगदानम ददाती। और पहला ही विकल्प उत्तर होगा, अन्य विषयों को सीखने में भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है निम्नलिखितेषु अष्टमी कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यम विषय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इत्यस्मिन् का संस्तुति विद्यते। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमारा जो प्रश्न का है वो है कि निम्नलिखित में से 8वीं कक्षा तक शिक्षा के माध्यम के बारे में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 क्या सिफारिश करता है? तो देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सिफारिश करता है कि जहाँ तक भी संभव हो मतलब 8वीं कक्षा तक वहाँ पर शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए और इसके लिए पहला विकल्प ये बात करेगा, अष्टमी कक्षा पर्यंत यथासंभव मातृभाषा शिक्षण माध्यम भवित्वा। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
देखिए अभी हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो प्राथमिक स्तर पर तो पूरी तरह से मातृभाषा में शिक्षण देने का है, पर जैसे कुछ क्षेत्र जहाँ पर यदि 8वीं कक्षा तक भी ये लागू किया जाए तो बच्चों को बेहतर शिक्षण यहाँ पर प्राप्त हो सकती है ना। तो कम से कम 5वीं 8वीं कक्षा तक ये चीज़ें लागू होनी चाहिए, तो यही इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष से विद्यालय पाठ्यक्रम में आंग्ल भाषा अस्ति, तो यहाँ पर हम बात करें तो अंग्रेजी भारत में स्कूली पाठ्यक्रम की भाषा है, विदेशी प्रथम द्वितीय या फिर संवैधानिक। तो अंग्रेजी जो है ये द्वितीय भाषा के रूप में होगी, द्वितीय भाषा ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है संसाधन रूपे बहुभाषा भाषात्वस्य अर्थोमस्ति, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है इसका मतलब यहाँ पर सीधा संसाधन के रूप में हम बहुभाषिकता का क्या अर्थ समझें या क्या अर्थ इसका होता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम अर्थ की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा शिक्षुणाम छात्राणाम भाषाणाम विद्यालय अध्यापन अध्ययनार्थ प्रयोगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो हमारा उत्तर होगा। विद्यालय में सीखने सिखाने के लिए जो शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निरंतर मूल्यांकनस्य अर्थोमस्ति, तो यहाँ पर निरंतर जो मूल्यांकन होता है उसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें निरंतरे छात्राणां मूल्यांकनम, प्रतिदिन छात्राणां परीक्षा प्रत्येक छात्रस्य च अभिलेखः, कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखस्य और छात्रस्य अधिगम विषय नियमित रूपेण सूचना। तो देखिए कालांतरे अधिगमस्य मूल्यांकनम अभिलेखस्य, तो जो सतत व्यापक मूल्यांकन मतलब जो हमारा मूल्यांकन है तो एक वो अवधि के अंतर्गत एक कालांतर के अंतर्गत वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा काव्य पाठनस्य ध्यानम अत्र न भवेत्, तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड व्याकरण अध्यापने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषाया अध्यापने शिक्षणे च किम महत्वपूर्णम अस्ति, यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा किसी भाषा को पढ़ाने और सीखने में क्या महत्वपूर्ण होता है, तो यहाँ पर हो जाता है वास्तविक भाषा प्रयोगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूपम 2005 एतद अवधार्यति, और यहाँ पर यदि हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 की बात करें तो ये क्या कहती है, तो ये कहती है शिशुक्षु ज्ञानस्य निर्माता अस्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर जो शिक्षार्थी होता है ज्ञान का निर्माता होता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए भाषा पाठ्यक्रम में भवती, भाषा पाठ्यक्रम में भवती, भाषा पाठ्यक्रम में क्या शामिल है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें भाषा पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है, तो देखिए यहाँ पर है अध्यापन सामग्री मूल्यांकन च या भाषा अध्यापनाय शिक्षणाय च उद्देश्यानि उपकरणानि विधेया विषया मूल्यांकने च, तो यहाँ पर हम बात करें तो भाषा शिक्षण और सीखने के लिए उद्देश्य उपकरण विधियां विषय और मूल्यांकन आदि शामिल होते हैं, तो दूसरा विकल्प हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है भाषाया अधिग्रहणम निम्नलिखिते संदर्भे भवति, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो भाषा अधिग्रहण निम्नलिखित संदर्भ में होता है, किस संदर्भ में होता है, विदेशी भाषा संदर्भे मातृभाषा प्रथम भाषा संदर्भे मातृभाषा आंग्ल भाषा दृश्य संदर्भे या फिर सर्व भाषणाम प्रथम द्वितीय तृतीय भाषणाम संदर्भे, तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है भाषा अधिग्रहण निम्नलिखित संदर्भे भवति मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा संदर्भे, जो उत्तर होगा हमारा दूसरा विकल्प होगा मातृभाषा या प्रथम भाषा के मामले में अधिग्रहण होता है। आगे बढ़िए, आगे प्रश्न हमारा आता है मातृभाषा आधारित बहुभाषात्वम भवति, तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा जो है मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद है, कौन सा यहाँ पर होगा, तो देखिए मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद की यदि हम बात करें तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मातृभाषा प्रारंभ बहिना भाषाणाम अधिगमा, यानी कि मातृभाषा से प्रारंभ करके अनेक भाषाओं का अर्जन, ऑप्शन नंबर थर्ड। पाठ्यक्रम अंतर्गत भाषा प्रयतते, तो यहाँ पर है शब्दावली विषय वस्तु चा सहैव शिक्षयितुम भाषा विषय वस्तु चा परस्परम योजितुम और वर्ण विषयमेव भाषा अध्यापन विषयम कर्तुम भाषा कक्षायां समाजशास्त्रम विज्ञान विषयम अन्यम वापि विषयम पठितुम, तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड भाषा विषय वस्तु चा परस्परम योजितुम, यानी कि भाषा और सामग्री को एक दूसरे से जोड़ना। तो ये हमारा होगा पाठ्यक्रम के भीतर भाषा का प्रयास क्या करता है, तो पाठ्यक्रम के भीतर भाषा का प्रयास जो है वो हमारी भाषा सामग्री को एक दूसरे से जोड़ता है, दूसरा विकल्प बन जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, भाषा शिक्षेतुम प्रविदे बहिर्गमनस्य अवधारणा अस्ति। तो यहाँ पर इस प्रश्न के यदि हम अर्थ की बात करें तो देखिए, शिक्षण भाषा में तकनीक के विकास की अवधारणा क्या है। तो यहाँ पर हम अवधारणा की बात करें तो वो यहाँ पर होगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषाम अध्यापनार्थ कश्यपि विशिष्ट विधे आश्रयम न ग्रहणम। तो ग्रहणम यहाँ पर यानी कि भाषा शिक्षण के लिए किसी विशेष विधि का सहारा ना लेना, ये यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, काचिद अध्यापिका भाषा शिक्षुना छात्रान् नेत्राणि पिहितुं ताचां ध्यानेन श्रोतुं निर्देशति और तदा सा तान् प्रीति त्रीणि वाक्यानि पठति प्रत्ययं वाक्यं द्विवार पठेत् तदा छात्रा श्रुतानि तीनि वाक्यानि लेखितुं कथ्यन्ते। ऐसा कार्य प्रविधि का कथ्येत। मतलब एक शिक्षक छात्रों को इशारा करता है, उन्हें 3 वाक्य पढ़ने के लिए कहते हैं और फिर वो यहाँ पर उनको 3 वाक्य जो है वो लिखने के लिए कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वाक्यम द्विवार पठेत, यानी कि प्रत्येक को 2 बार पढ़ा जाता है और फिर यहाँ पर शिक्षक 3 वाक्य इनको लिखने के लिए देते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक की ये तकनीक होगी, ये क्या कही जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, शिक्षक ने वाक्य पढ़े बताएं और फिर बच्चों ने उनको 2 बार लिखा है ना। तो यहाँ पर छात्रों ने सुन करके वाक्यों को लिखा है। तो यहाँ पर जो तकनीक शिक्षक की रहेगी वो रहेगी वाक्य श्रुत लेखा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आता है, पठनस्य अधोगामी प्रक्रिया बलम अस्ति। यहाँ पर है अशांतपूर्ण प्रति और विस्तारत संक्षिप्त प्रति या पूर्णात अंशम प्रति और चिंतनात् विश्लेषणम प्रति। तो यहाँ पर पढ़ने की जो अधिमुखी प्रक्रिया है उसका क्या बल है, क्या मतलब है कहने का यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो कि होगा पूर्णात अंश प्रति, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भाषाया अधिगम काले शिशुभिः गंतव्यम स्वरूपात अर्थ प्रति या नियमात प्रयोगम प्रति या फिर वर्णात प्रयोगम प्रति या अर्थात स्वरूपम प्रति। भाषा सीखते समय शिक्षार्थियों को जाना चाहिए रूप से अर्थ तक या फिर नियम से प्रयोग तक, चरित्र से प्रयोग तक, वर्ण से प्रयोग तक और रूप की ओर अर्थात स्वरूप की ओर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर फोर्थ अर्थात स्वरूपम प्रति। अगला प्रश्न आता है, चौमस्की महोदय सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। यहाँ पर चौमस्की महोदय ने सहजात योग्यता शब्दावली के लिए एक शब्द जो है वो क्या है, भाषा व अधिग्रहण युक्ति संक्रियम अनुकूलनम वास्तविक शिक्षणम सामाजिक शिक्षणम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा भाषा अधिग्रहणम युक्ति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति। तो यहाँ पर प्रथम भाषा अधिग्रहणम अस्ति यानी कि पहली हमारी भाषा अधिग्रहण है। क्या होगा, छात्र से सचेत प्रयास एक प्रमुख विद्यालय गतिविधि प्रशिक्षण संपादन या नैसर्गिक प्रक्रिया। तो भाषा अधिग्रहण जो होता है वो एक नैसर्गिक प्रक्रिया यानी कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, कक्षाएं यत्र बाला स्वमातृभाषाया आरभ्यते तदनु अन्य भाषा शिक्ष्यन्ते एतादृशी कक्षा किम कथ्येत। द्विभाषी कक्षा, प्राथमिक कक्षा, मानववादी कक्षा, बहुभाषिक कक्षा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा बहुभाषी कक्षा। मतलब ऐसी कक्षा जहाँ पर बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ फिर वो अन्य भाषाएं सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुभाषिक कक्षा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, यदा एकमेव कथित विचारम औपचारिक वाक माध्यमता अनौपचारिक वाक मध्यमे या उत्क्रमित तुम एक भाषिक वक्ता प्रयास करोति एवं कथ्येत। सामाजिक भाषा विज्ञानम कोड व्यत्वा कोड सम्मेलन बोली इति भाषा प्रकार। तो यहाँ पर एक भाषी वक्ता जो है एक ही कथित विचार को औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से भाषण में स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे कहेंगे कोड व्यत्वा, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कोड स्विचिंग ये कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थयति यथा। तो यहाँ पर है
बाला त्वरित्वा भाषा अधिग्रहणम कुर्वन्ति भाषा अधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते। और थर्ड है यहाँ पर भाषा विकासा अधिकांश बालेषु एकस्मिन् एव वैसी घटत। और फोर्थ है यहाँ पर भाषा केवलमेव शिक्षणीय न ता उपार्जिता। तो यहाँ पर चामस्की महोदय जो है, मतलब नॉम चॉम्स्की जो है, वो इसका समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, भाषा अधिगमनस्य एकमेव प्रतिमानम सर्वेषु संस्कृतिषु विद्यते, यानी कि जो सभी संस्कृति में भाषा अर्जन का एक ही स्वरूप होता है या एक ही पैटर्न होता है, इस प्रकार से। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, नाम चॉम्स्की महोदय रिक्त स्थान इति सिद्धांता कथयति यत वयम जन्मना एवं भाषा प्रकार अवबोधयितुं समर्था भयेयु चिन्ह भाषा सार्वभौमिक व्याकरण आधारभूत शिक्षा अनुप्रयुक्त विज्ञान। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता हमारा प्रश्न के लिए, वो हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरणम। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो हमारे यहाँ पर उत्तर होगा। अब प्रश्न का जो यदि मतलब की बात करें, थोड़े से इसके अर्थ की बात करें, तो चॉम्स्की का जो सिद्धांत है वो हमें ये बताता है कि हमें जन्म से ही भाषा के सभी प्रकारों का उनको समझने में सक्षम होना चाहिए। तो ये हमारे लिए सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्याम विद्यार्थिना अन्य भाषा अधिगम पूर्व रिक्त स्थान आरंभ कुर्वन्ति। अब यहाँ पर यदि देखें प्रश्न को, तो बहुभाषिक शिक्षा की वो प्रक्रिया जिसमें छात्र जो होते हैं रिक्त स्थान दूसरी भाषा सीखने से पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, दूसरी भाषा सीखने से पहले वो कौन सी भाषा सीखेंगे? तो वो पहले उनकी मातृभाषा सीखेंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है तेषाम मातृभाषा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द्वितीय भाषाया भाषा शास्त्रीय प्रयोगे संरचना सम्यक रीत्या संविष्टा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो दूसरी भाषा के भाषाई उपयोग में संरचनाओं को ठीक से शामिल किया गया है। अभ्यास पुनरावृत्ति माध्यमेन अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया माध्यम या भाषा अर्थपूर्ण स्थानांतरण माध्यम या फिर पर्यवेक्षणम अनुबोधनम चा माध्यमेन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकेंड, अर्थपूर्ण अंतर्क्रिया माध्यमेन। ऑप्शन सेकेंड, सार्थक बातचीत के माध्यम से। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, अधोलिखित निर्देशा कस्य लेखन प्रकार मध्ये आयाति कल्पयतु भवान एकम कथापात्रम स्वादेन निंदने मध्ये स्वभावन लिखतु। विवरणात्मक लेखनम, वाक लेखनम, विश्लेषणात्मक लेखनम और कार्यालय लेखनम। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है वो कहना है कि निम्नलिखित निर्देश जो हैं लेखन शैली में किस प्रकार से लिखे जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कहानी के पात्र हैं और अपनी भावनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जब हम इस प्रकार का लेखन यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा वाक लेखन होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशलेन किम अभिप्राय अस्ति। मतलब मूलभूत पारस्परिक संचार कौशल का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होता है वो होता है दैनंदिनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, अद्यतन प्रयोजने जनेन युक्ता भाषा, यानी कि जो हमारा दैनिक आदतन उद्देश्यों के लिए जो भाषा होती है उसका उद्देश्य होगा यहाँ पर ये। ऑप्शन फर्स्ट है। अगला प्रश्न आता है, एकस्य लघु कथाया शिक्षण क्रमे उपपाठस्य निर्माणम भवति। यानी कि हम देखते हैं कुछ संस्कृत के अंदर जो कथाएं रहती है, कहानी रहती है, उनके क्रम निर्माण के लिए एक पाठ बनाया जाता है ना। तो ये क्यों बनाया जाता है? लघु कथाया संक्षिप्तकरणम कथाया घटना विवरणा चा क्रमबद्ध श्रवणम लघु कथा मनुस्मृत्य विद्यार्थोषु लेखनाय सामर्थ्यम निर्माणम क्रमम अविचार्य कथाया घटनाम श्रवणम। देखिए हमारे सामने 4-5 ऐसे स्टेप रख दिए जाते हैं कि पहला काम कौन सा हुआ था इस कहानी में, दूसरा कौन सा हुआ था, तीसरा कौन सा हुआ था। तो ये देने का जो कार्य होता है, मतलब इसका उद्देश्य होता है, ये क्यों होता है। तो इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार से दिया जाता है
कि छात्र जो हैं, छात्रों ने, कितने छात्रों ने उसको ध्यान पूर्वक सुना है और समझा है ना। तो कथाया घटना विचारणाम चा क्रमबद्ध श्रवणम, मतलब कहानी, घटनाओं और विचारों को क्रमिक रूप से सुनना, इसका उद्देश्य जो होता है वो यही होता है। आगे देखिए, संचय मूल्यांकने अधिलिखितेषु किम सम्मिलिता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो संचय मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर क्या शामिल इसके अंदर होता है, तो इसके अंदर होता है ऑप्शन थर्ड, जो कि होगा सुनिश्चित काल अवधि मंत्रे विद्यार्थिना भाषा शिक्षणस्य दृष्टातानां तत्र बद्ध संग्रहणम। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा, यानी कि एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जो छात्र हैं भाषा सीखने के उदाहरणों को व्यवस्थित संग्रह। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका कंचित त्रुटिन उदाहृत्य त्रुटिकर्तारम अनुलेख्य चा संभाषणे उच्चारणेन चा विद्यार्थिना ध्यानमाकर्षिता एतत् सा प्रति सप्ताहं करोति संभाषणम उच्चारणम चा परिष्कर्ति सा किम करोति। तो मतलब यहाँ पर एक शिक्षिका का जो तकनीक है जो दे रखी है कि एक शिक्षक कुछ गलतियों को इंगित करते हैं और साथ ही साथ त्रुटिकर्ता का उल्लेख न करके वो बातचीत और उच्चारण में छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं, और ऐसा वो हर हफ्ते करती हैं। तो यहाँ पर बातचीत और उच्चारण को परिष्कृत करने के लिए वह क्या कर रहे हैं या क्या करती है, शिक्षिका है तो क्या करती है। तो देखिए, शिक्षिका यहाँ पर क्या कर रही है, तो छात्रों का मतलब नाम उच्चारण नहीं कर रही, छात्र त्रुटि कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है, और ऐसा वो हर हफ्ते करती है। जो त्रुटि करता है, गलतियां करने वाला है, तो उसका नाम वो यहाँ पर इंगित नहीं करती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो शिक्षिका का क्रियाकलाप रहेगा वो त्रुटि विश्लेषणम या फिर दृष्टांत माध्यम उच्चारण शिक्षणम संप्रेषणम कौशलम या फिर प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रतिपुष्टि। चलिए, अगला प्रश्न आता है, भाषा शिक्षण बहिर्वेशम परिकल्पनाया किम आशय। मतलब भाषा सीखने में बाहरी परिकल्पना का क्या आशय है। यहाँ पर प्रदर्शन प्रयोजन विद्यार्थी भाषा अवबोधनम और प्रयोगार्थम भाषा वैज्ञानिक अवबोध बालक कथनम शिक्षते इति शिक्षकानाम अवबोध विविध प्रयोजन विद्यार्थिनाम भाषा प्रयोगस्य सामर्थ्य। यानी कि विविध प्रयोजन है तो शिक्षार्थी जो है भाषा प्रयोग के लिए समर्थ हो, ये हमारा यहाँ पर आशय होगा। चलिए, ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न आता है, शिक्षक वृत्त पत्रात एकम अनुच्छेद चा चिनौती विद्यार्थिना सक्षम अस्य द्विवारं वाचनं करोति तदंत सा तान श्रवणमास्यत्वा चा तम अनुच्छेदम पुनर्रचनार्थम निर्देशति। तो यहाँ पर इसके लिए विकल्प हमारे जो हैं इस प्रकार से, एक शिक्षक जो है वृत्त पत्रात्म मतलब से एक समाचार पत्र से शिक्षक अनुच्छेद को चुनता है और इसे 2 बार छात्रों को पढ़ाते हैं, और फिर उन्होंने जो सुना है उसके आधार पर अनुच्छेद को फिर से लिखने के लिए शिक्षक उनको कहते हैं। तो इस प्रकार का जो गतिविधि है शिक्षक की, वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, तो ये जो गतिविधि होगी ये अधोगामी प्रक्रमण कहलाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, द्रुत पठनेन किम आशय। द्रुत पठनेन किम आशय, द्रुत गति मतलब तेज गति से पढ़ने का क्या आशय होगा। तो तेज गति से पढ़ने का आशय यहाँ पर जो होगा अर्थ ज्ञानस्य कृते पठनम, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि शब्दार्थ के लिए पढ़ना। अगला प्रश्न आता है, भाषा निविष्टया ये सूचना केंद्रिता भवंती ते रिक्त स्थान संति। यानी कि भाषा इनपुट जो कि सूचना केंद्रित है, रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर यदि हम देखें विषय केंद्रितता भाषा निविष्टया। अगला प्रश्न आता है, अरविंदा कंचित शब्दान अभी जानाति यदा सा शृणोति पठति चा और सा तान वाचन क्रमे लेखन क्रमे चा प्रयुक्तुम न शक्नोति ऐसा शब्द किम कथ्यन। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो अरविंद कुछ शब्दों को सुनते और पढ़ते समय पहचान लेते हैं, वह उन्हें पढ़ने और लिखने के क्रम का उपयोग नहीं कर सकता। इन शब्दों को क्या कहा जाएगा, तो इन शब्दों को यहाँ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्राही शब्दावली। मतलब वो सुन सकता है पर उसको क्रम में उपयोग नहीं कर सकता है, तो ये सिर्फ ग्राही शब्दावली रहेंगे, और यदि उपयोग कर पाता तो उत्पादिका शब्दावली वो कहलाता।
अगला प्रश्न होता है यहाँ पर व्याकरणिक संरचना विषय अवबोधनम तस्य प्रयोगाचा। व्याकरणस्य प्रक्रियातां ज्ञानम, व्याकरणस्य ज्ञानम भाषा ज्ञानम या फिर व्याकरणिक नियमानाम अवबोधनम अग्रिमे पुनर्प्रस्तुति चा। सॉरी, तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा व्याकरणिक संरचना और उसके उपयोग की समझ से है, और इसका जो अर्थ होगा वो होगा व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है अधिलिखितेषु प्रभाव कारित लेखन कार्य किम भवेत्। तो यहाँ पर यदि हम देखें प्रश्न को तो प्रभावी लेखन का कार्य क्या होगा, ये हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित जो हैं इनमें से प्रभावी लेखन का कार्य क्या होगा। तो प्रभावी लेखन का कार्य यदि बात करें तो वो होता है समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि या व्यक्तित्व कार्य परिवर्ते चा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक है ना, और व्यक्तिगत कार्य आदि, व्यक्तिगत कार्य में रूपांतरण। लेखनस्य प्रभावकारी आकलनम ध्यानम ददात। विषय वस्तु व्याकरण नियमना सुसंगति या व्याकरण नियमना धारा प्रवाहिताच्या भाषाया परिशुद्धता वर्तनीचा या लेखन विषय वैशिष्ट्यम विषय वस्तु चा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए हमारा पहला, यानी कि लेखन के प्रभावी मूल्यांकन में पर ध्यान देना चाहिए, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विषय वस्तु व्याकरण नियमना और सुसंगति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वहाँ उत्तर होगा। आगे देखिए कुमार उच्चारिते सती पाठ मध्ये व विविक्षा इति शब्द अभिज्ञातुम शक्नोति किंतु स्वयं प्रयोक्तुम न शक्नोति एवं विधि शब्दावली किम कथ्येत। तो यहाँ पर प्रश्न उसी प्रकार का है कि लड़का परिभाषा शब्द का उच्चारण करते समय या पाठ में पहचान तो सकता है लेकिन स्वयं उसका उपयोग नहीं कर सकता, तो ऐसी शब्दावली क्या कहलाएगी। तो ऐसी शब्दावली जो है वो कहलाएगी निष्क्रिय शब्दावली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं भाषा शिक्षण अवबोध्य निविष्टना किम सूचयेत। यहाँ पर है विद्यार्थिना स्व आयुम अनुसारेण भाषा अवबोधनम आयु अनुसृत्य अवबोध्यम शिक्षण पठनम चा। विद्यार्थिना स्वाभाविक भाषा किंचित उन्नत भाषाया संलग्न और विद्यार्थिना नव भाषात परिचय तान अवबोध कर्तुम प्रयासा। तो यहाँ पर उत्तर होगा इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न आता है भाषा अधिग्रहण विषय अधिलिखितेषु किम सत्यम। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा जो है वो है भाषा अधिग्रहण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा। तो यहाँ पर इसके बारे में सत्य जो होगा यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, और इसके लिए पहला विकल्प ही हमारा सही होगा। ययम अयम नैसर्गिकता उपार्जिता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर निकटस्थ विकास परिक्षेत्रे इति अवधारणा केन संबंधा। यानी कि निकटस्थ जो वर्ती विकास क्षेत्र की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है। तो ये अवधारणा हम बाल विकास में भी देख चुके हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित होती है, और पहला विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर निपुण भारत मिशन इति कार्यक्रमस्य उद्देश्य वर्तते यत् बालेन लेखनाय पठनाय च अश्वमेव नैपुण्यम संधार्य यदा बाला। तो निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों को बचपन में पढ़ने और लिखने का कौशल प्राप्त करना चाहिए। तो ये तृतीय कक्षा में प्रवेशति, यानी कि तीसरी कक्षा में प्रवेश के समय। आगे देखिए भाषाएं ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान एक का अस्ति। तो यहाँ पर जो है यह भाषा की ध्वनि में सर्वोत्तम अर्थपूर्ण इकाई होती है, और उसे हम क्या कहते हैं रूपम अर्थ विज्ञान स्वनिम या विज्ञानम। तो यहाँ पर हो जाता है स्वनिम, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। यस्याम अवस्थायाम त्रयमासस्य नवजात शिशु मुक्त स्वर ध्वनिम जनयितुम शक्नोति सा कथ्यत बाल जल्पनम या अनुकूजनम या फिर एक शब्दोच्चारणम या रूपिम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है अनुकूजनम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, है ना, ये एक अवस्था है जिसमें 2 से 3 माह का जो नवजात शिशु जो होता है ये मुक्त स्वर की ध्वनि उत्पन्न करता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं अनुकूजनम। कबीर षड भाषासु निपुण अस्ति अनेन नैपुण्य सा किम भवितुम अहर्ति। यानी कि कबीर जो थे वो 6 भाषाओं में निपुण थे,
है ना, 6 भाषाओं के जानकार थे, तो उनकी इस प्रकार की जो 6 भाषाओं को जानने की स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे, मतलब उनको हम क्या कह सकते हैं। द्विभाषी वक्ता, बहुभाषी विधि या एक भाषी वक्ता या भाषा शास्त्री। तो देखिए वो एक से अधिक भाषाओं के जानकार हैं, तो 2 से भी ज़्यादा जानकार हैं, तो इसलिए हम बहुभाषाविद उनको कहेंगे, ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न आता है, प्याजे महोदयन उक्तम यतम बालस्य सर्वांगीणा बौद्धिक विकासार्थ है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न जो है, प्याजे ने कहा कि बच्चे के सर्वांगीण विकास, बौद्धिक विकास के लिए क्या जरूरी होती है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष, यानी कि भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष होगा यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण बौद्धिक विकास के लिए, ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है, लेखन प्रक्रियायाम अंतर्निहिता सन्ति। काफी बड़े बड़े इसमें विकल्प रखे गए हैं। तो देखिए यदि हम प्रश्न को देखें तो लेखन की जो प्रक्रिया होती है उसमें अंतर्निहित होता है, तो उसमें अंतर्निहित होता है विचारोत्तेजनम, योजना विधानम, पांडुलेखनम और संशोधनम, त्रुटि शोधनम, अंतिम प्रारूपम, है ना। तो ये पहला ही विकल्प जो होगा हमारी लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया में अंतर्निहित होगा, और इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं, है ना। विचार मंथन करेंगे, योजना बनाएंगे, पांडुलिपि लेखन करेंगे, संशोधन करेंगे, त्रुटि सुधार और अंतिम फाइनल उसका ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज की जो संस्कृत से संबंधित जो 60 क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।